बेटियां भी सहारा हो सकती हैं। लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए। विक्रम ने अपनी भाभी कामिनी को मिठाई देते हुए कहा। कामिनी मिठाई मुंह में रखकर बोली, देवर जी, किस चीज़ की मिठाई बांटी जा रही है? लगता है अब की बार तो बेटा हुआ है देवरानी जी को। नहीं भाभी, बेटा नहीं, दूसरी भी लक्ष्मी ही आई है और उसके आने की खुशी में ही मिठाई बांट रहा हूँ। विक्रम ने खुश होकर अपनी भाभी से कहा। बेटी का नाम सुनकर कामिनी का मानो मुंह कड़वा हो गया हो, मानो उन्होंने मिठाई ना खाकर कुछ कड़वी बुरी चीज खा ली हो। वह एकदम मुंह बनाकर बोली, बेटी के होने की कौन मिठाई बांटता है, वह भी दूसरी भी बेटी होने की। मिठाई तो बेटों के होने की खुशी में बांटी जाती है। बेटियां तो शादी होकर ससुराल चली जाती है, बेटे ही तो वारिस होते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब देखो हमारे दो बेटे हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा। कामिनी को अपने दो बेटे होने पर बहुत घमंड था। उसी घमंड के आगे वो अपने देवर जी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने बुरा नहीं माना और कहा, कोई बात नहीं भाभी, मेरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी तो यही बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। और यह कहकर अपने घर आ गए। उधर विक्रम की पत्नी मीना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। अब वह दोनों अपने बेटियों को बड़े प्यार से पालने लगे। उन्हें इतने प्यार से बेटियों की परवरिश करते देखकर कामिनी मुंह बनाती और कहती, देखो कितने लाड लड़ाए जा रहे हैं। जितने भी लाड लड़ा लो, बेटे ही नाम रोशन करते हैं और बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बेटियों का क्या है, कितने ही नखरे उठाओ, लेकिन यह शादी होकर अपने ससुराल चली जाती हैं। मीना, तुम एक बार फिर से देख लो, क्या पता इस बार बेटा हो जाए। तब मीना उनकी बात सुनकर कहती, दीदी, बेटा होना होता तो अब तक हो जाता, और वैसे भी मुझे तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत हैं। हम उनकी परवरिश करके ही अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। हम बेटी और बेटी में कोई फर्क नहीं मानते। मीना का जवाब सुनकर कामिनी मुंह बनाती और कहती, देखूंगी जब यह बेटियां तुम्हें छोड़ के ससुराल चली जाएगी, तब देखूंगी तुम दोनों को। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। मुझे अपने बहू बेटों में आराम करते देखकर तुम बहुत पछताओगे। वह उनसे कहकर अपने घर को आ जाती। इसी घमंड के चलते वो अपने बेटों को खुली छूट दे रही थी, ना उन्हें ढंग से पढ़ने के लिए कहती और जो भी जायज़ नाजायज़ फरमाइश करते वो भी पूरी कर देती थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और मीना ने अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपना जितना भी जुड़ा हुआ धन था वो सब कुछ अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। यह देखकर कामिनी और भी मुंह बना लेती और कहती, एक तो बेटियां, ऊपर से जो जोड़ा जगोड़ा है, वो भी सब कुछ बेटियों की पढ़ाई के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। अरे, बेटियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, यह तो ब्याह कर ससुराल चली जाएंगी, पीछे तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी रह जाओगे। इन्हें अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो, क्या इन्हें बेटियों के पीछे बर्बाद कर रहे हो? यह कौन सा कमाकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी? उनकी बातों पर ध्यान न देकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों की परवरिश करने और उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार देने और पढ़ाने लिखाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। तब अपनी बातों का असर ना होते देखकर कामिनी चिढ़कर रह जाती और अपने बेटों की बड़ाई करने लगती, जो कि एकदम सरासर झूठ थी। वही कामिनी के बेटे अब नाजायज़ फरमाइशें से पूरी होने की वजह से बिगड़ते जा रहे थे, उनके हाथों से निकलते जा रहे थे। दोनों बेटों में जुए, शराब, सट्टेबाजी की ऐसी बुरी लत लग गई थी कि उनसे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं था। आए दिन उनकी स्कूल से शिकायतें आने लगी कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। कामिनी के पति सुबोध जी उन्हें समझाते तो कामिनी बीच में आ जाती और कहती,
अजी क्या हो गया, बच्चे ही तो हैं, बच्चे तो इतनी छोटी मोटी हरकत कर देते हैं, आप क्यों हर वक्त मेरे बच्चों को डांटते रहते हैं। देखना एक दिन यही हमारा नाम रोशन करेंगे। तब सुबोध जी चिढ़कर बोलते, ये नाम रोशन करेंगे, नाम तो रोशन अभी से कर रहे हैं, हर किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते। अभी से ही ना जाने कौन कौन से ऐब इन्होंने शुरू कर दिए हैं और ये हमारा नाम रोशन करेंगे। नाम तो ये रोशन करेंगे लेकिन अच्छे कामों से नहीं, बुरे कामों से करेंगे। मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, अगर इनका यही हाल रहा तो देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। लेकिन कामिनी उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और बच्चों का पक्ष लेती रहती। नतीजा यह हुआ, दोनों बेटे हाथ से निकल गए। छोटा बेटा अपने ही कॉलेज की एक लड़की को लेकर भाग गया जो दूसरी बिरादरी की थी। अब उन्होंने कामिनी का जीना हराम कर रखा था कि उन्हें उनकी बेटी चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। कामिनी का सारा तेजपन रफू चक्कर हो गया और कामिनी सर झुकाए खड़ी रहती। अब उनसे कोई जवाब ना बनता। उधर सुबोध और उनका बड़ा बेटा दिनेश दोनों मिलकर छोटे बेटे मनीष को ढूंढने में लगे थे, लेकिन उसका कहीं से कोई पता ना था। अपना काम छोड़कर वो उसे ढूंढने में लगे हुए थे। पैसा लग रहा था सो अलग, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं हो रहा था। थक हार कर बैठ गए और लड़की वालों से कहा, हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब आप कोशिश करके देख लीजिए, हमें तो वो नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से पुलिस स्टेशन में बहुत सारी रिश्वत देकर मामला रफा दफा कराया। जो भी उनकी जोड़ जमा थी वहाँ सब खत्म हो गई। अब कामिनी के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब बड़े बेटे का रिश्ता होना भी भारी हो गया था। एक तो उसे शराब का लत था, ऊपर से यह बात भी फैल गया था कि उनका बेटा किसी की लड़की को लेकर भाग गया है। लेकिन अब कामिनी क्या कर सकती थी। जब बड़े बेटे का कहीं से रिश्ता नहीं हुआ तब उसने अपने ही साथ काम करने वाली किसी दूसरी बिरादरी की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब तो कामिनी के सारे सपनों, सारे अरमानों पर बिल्कुल ही पानी फिर गया। छोटा बेटा तो बिल्कुल ही आंखों से दूर चला गया था। बड़े बेटे ने भी जो उनकी तमन्ना थी अपने बेटों की शादी देखने की, वो भी ख़त्म कर दी थी। इसी वजह से कामिनी बहू को अपना नहीं पा रही थी। एक तो वो दूसरी बिरादरी की थी, ऊपर से दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। वो उसे अपना नहीं पा रही थी तो उसे जली कटी बातें सुना दी। आखिरकार दिनेश की बीवी तंग आकर दिनेश से कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी माँ तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती है और ऊपर से कोई मोहल्ले वाली या कोई भी आती है, वह इसी बात को कहती है कि इनका बेटा तो किसी की लड़की को लेकर भाग गया। बस बहुत हुआ, मैं अब इतने बदनाम घर में नहीं रहना चाहती। मुझे अगर तुम्हें रखना है तो अलग लेकर रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। दिनेश भी क्या करता, एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी, ऊपर से वो भी छोड़कर जाने को कह रही थी। दिनेश अलग किराए के घर में रहने चला गया। कामिनी और सुबोध अकेले रह गए। उनकी दुख बीमारी देखने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ विक्रम और मीना की दोनों बेटियां पढ़ लिख कर एक तो डॉक्टर बन गई और दूसरी बेटी इंजीनियर बन गई। दोनों बेटियों ने मिलकर घर को अच्छा से अच्छा बना दिया था। विक्रम और मीना ने अच्छे घर देखकर दोनों बेटियों की शादी वहां करा दी। अब दोनों बेटियां इतनी पढ़ी लिखी और इतना कमाने वाली थी, उन्होंने दहेज लेने से भी मना कर दिया। दोनों बेटियां अपने घर में खुशी से रह रही थी और बारी बारी आकर माँ बाप की देखभाल भी करती थी, माँ बाप की सेवा भी करती थी।
एक दिन मीना से उनकी पुरानी पड़ोसन मिलने आई और उसने कामिनी के सारे हालचाल बताए और बताया, कामिनी की हालत बहुत खराब है, कोई उन्हें पानी पिलाने वाला भी नहीं है। बेचारे सुबोध भाई बुढ़ापे में इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढते फिरते हैं। क्योंकि प्राइवेट नौकरी करते थे तो पेंशन का तो कोई जुगाड़ भी ना था, और अब उन्हें उस उम्र में नौकरी देगा भी कौन। उनके हालात बहुत बुरे हो गए हैं। सारा सब कुछ बेटों के ऊपर लुटा दिया। अब बस रहने के लिए सिर्फ एक ही घर बचा है जिसे उन्होंने आधा किराए पर दे दिया है। उसी से अपना घर चला रहे हैं। जब विक्रम और मीना ने अपने भैया भाभी की हालत सुनी तो उन दोनों से रहा नहीं गया और वो दोनों उनसे मिलने चले आए। उन दोनों की हालत देखकर उनको बहुत दुख हुआ। तब मीना और विक्रम को देखकर कामिनी की आंखें झुक गई, क्योंकि मीना ने बड़ी ही अच्छी और कीमती साड़ी पहनी हुई थी और वो अपनी गाड़ी से ही उनके घर आए थे। आज जिन बेटों के घमंड में वो कामिनी विक्रम और मीना को बेटियों होने का ताना देती थी और उन्हें चिढ़ाती थी, उन्हें जली कटी सुनाती थी, आज उन्हीं बेटियों ने उन्हें किस बुलंदी पर पहुंचा दिया था। कामिनी अपने जिन बेटों पर नाच करती थी, घमंड करती थी, उन्होंने उन्हें ऐसे बेइज्जती के दलदल में पहुंचा दिया था। उन्हें अपनी बातें याद आ रही थी। उनकी नज़र मीना से नहीं मिल रही थी। कामिनी ने उन्हें कितने ताने दिए, लेकिन फिर भी मीना ने उनके हालचाल पूछने अपने साथ वो खाना लेकर आई थी। वो उन्हें खिलाकर उनसे पूछा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेझिझक बता सकती हैं। तब कामिनी बोली, मीना, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, और मैं जिन बेटों के ऊपर घमंड करती थी, आज वही बेटों ने देखो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जो अपने बेटों पर घमंड करती थी कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सहारा तो छोड़ो, उन्होंने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। और जिन बेटियों को हम कहा करते थे कि यह तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी, आज वही बेटियां देखो तुम्हारा सहारा बने खड़ी हैं। तुमने सही कहा था कि बेटियां भी सहारा हो सकती हैं। आज यह बात मेरी समझ में आ गई। कैसी बात कर रही हैं आप दीदी? आप बड़ी हैं, आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें पाप का भागी मत बनाइए। बड़े तो आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं। और पिछली बातें जो हुई उन सबको भूल जाइए, और अब से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बिना झिझक के बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।